से लेकर 4 तक का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें राज्यों के बारे में है, राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है राज्य हैं, कब कब बने। तो आप लोग रेडी हो जाइए पेन कॉपी के साथ, फटाफट चलिए जल्दी जल्दी आज वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए, भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक को वर्णित किया गया है। 1 से लेकर 4 तक देखिए, सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 1 कोई कहे तो आप बिना कुछ सोचे समझे समझ जाइए कि जाहिर सी बात है कि भारत या भारत के राज्यों के बारे में बताएगा। अनुसूची 1 के बारे में अगर कोई पूछे कि अनुसूची 1 में क्या है, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। आप समझ जाइए कि सबसे पहले तो राज्य ही बना, पहले देश ही तो बना, यानी कि अनुसूची 1 में भी राज्यों के बारे में ही होगा। तो ये है दिमाग वाली बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है मैंने यहाँ पे फ्रेमिंग कर दिया है, मैं उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आर्टिकल 1 जो है राज्यों का, भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इसी में यही कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और सबसे बड़ी बात, राज्यों को संघ से निकलने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो आर्टिकल 1 में क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इसी में इंडिया और भारत 2 नामों का जो है प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 1 में ये भी क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो संसद है यानी हमारी पार्लियामेंट जो कि कानून बनाती है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वो चाहे तो कोई नया राज्य बना सकती है, एक अलग राज्य जोड़ दे, चाहे तो राज्य का नाम घटा सकती है, चाहे तो संसद को सभी चीज का अधिकार है। मतलब कि वो नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्र में के सीमा में कमी कर दे, किसी राज्य की क्षेत्र की सीमा में जो है बढ़ोतरी कर दे, नाम में परिवर्तन कर दे। तो आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 में है कि संसद जो है राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक, अब चलिए आर्टिकल 3 पे चलते हैं। मुझे लगता है आज आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे। और मैंने छोटे से बोर्ड में बहुत जो है अच्छे से लिखा है ताकि आप लोग, लेकिन शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैं समझाऊंगी पूरा डिटेल में। आर्टिकल 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम्स। तो आप लोग आर्टिकल 3 लिखिएगा और IMP करके लिख लीजिएगा। तो IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वो राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर देगा, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, और इसके लिए उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, इसमें राष्ट्रपति, क्योंकि जाहिर सी बात है जब संसद जो है कोई कानून पास करती है, कोई अधिनियम जो है पास करती है, तो उसमें जो राष्ट्रपति होता है उसका साइन जो है बहुत जरूरी होता है। बिना उसके हस्ताक्षर का कोई कानून बनना ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो सबसे प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए जिस राज्य के नाम में परिवर्तन, मान लीजिए उत्तराखंड का नाम राष्ट्र जो है ये हो कि मतलब संसद में पास हो गया कि मतलब बदलना है, उत्तराखंड का नाम मान लीजिए उत्तर प्रदेश करना है, तो संसद ने पास कर दिया, यानी लोकसभा राज्यसभा ने बहुमत दे दिया, चलो पास हो गया। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो संबंधित विधानमंडल देखिए, राज्यों में कौन कानून बनाता है, विधानमंडल, और केंद्र का, पूरे देश का कानून कौन बनाता है, संसद। तो हर राज्य का एक विधानमंडल होता है। जितने भी हमारे राज्य हैं, यानी 28 राज्य हैं, पूरे 28 राज्य का एक विधानमंडल है जो कि वहाँ का रूल जो है बनाता है। और संसद क्या है, संसद तो पूरे देश का जो है रूल बनाता है। तो आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रपति चाहे तो विधानमंडल को, जिस राज्य का मतलब नाम परिवर्तन करना है, विधानमंडल को जो है विचार करने के लिए दे दे कि हम इस राज्य का नाम परिवर्तित करने जा रहे हैं, आप अपना विचार दीजिए या आप अपना मत दीजिए कि क्या करना है। अगर मान लीजिए उन्होंने मत दिया नहीं, उत्तराखंड का नाम नहीं चेंज होगा, तो भी राष्ट्रपति चाहे तो उसे माने, चाहे तो मत माने। ये निर्भर करता है राष्ट्रपति पे। इसका मतलब पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति है और संसद है। विधानमंडलों का अधिकार नहीं है, बस ये है कि उनकी मानवता है या उनका अपना वो तरीका है कि हम आपके विचार को माने कि न माने। तो अब हम लोग चलते हैं मूल संविधान में राज्यों के वर्गीकरण में। यानी जो अभी राज्य तो 28, उससे पहले क्या था, राज्य कैसे वर्णित किए गए थे। तो मूल संविधान में राज्य क, ख, ग और घ 4 वर्ग में वर्णित किए गए थे। सबसे पहला जो राज्य था मतलब क, जहाँ पे गवर्नर, जो ब्रिटिश के गवर्नर थे वो मतलब शासन करते थे, उनको कहा जाता था कि ये राज्य क के अंतर्गत आते, यानी जितने भी
जो ब्रिटिश रूल वाले भारतीय राज्य थे उनको राज्य क के अंतर्गत मतलब शामिल किया गया है। और जो बड़े देसी रियासत थे, जो बड़े जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये सबों को राज्य ख के अंतर्गत रखा गया था। और जो छोटे देसी रियासत थे उनको राज्य ग के अंतर्गत रखा गया था। और जो विदेशी मतलब विदेशी भूमियों से लिए गए थे वो राज्य कहाँ रखे गए थे, घ के तहत रखे गए थे। तो यानी मूल संविधान में 4 प्रकार से राज्यों को मतलब बांटा गया था। पहला क का मतलब कि जो गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश के रूल में थे, ख मतलब जो बड़े देसी रियासत थे, ग जो कि छोटे देसी रियासत थे, छोटे छोटे थे, और घ जो कि विदेशी भूमियों से बने हुए राज्य थे। तो चलिए ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आज जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे बताने से वीडियो भी लंबा हो जाता है और आप भी धीरे धीरे आप भी बोर होने लगते हैं, सोचते हैं कि कितना है, भगाने लगते हैं, स्पीड हाई कर देते हैं। तो मैं खुद ये स्पीड हाई कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब जो है आपको बता दूं, देसी रियासतों का एकीकरण मतलब जब भारत आजाद हो गया इतने ज्यादा देसी रियासत थे, मतलब कितने थे 552 यानी 552 देसी रियासत थे। जब भारत और पाकिस्तान में बढ़ रहा था भारत, मतलब जब दोनों एक थे तो 552 देसी रियासत थे। और कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि जिसको जो भी देसी रियासत चाहे पाकिस्तान में जाए, जिसका भी मन करे वो भारत में जाए, उसकी मर्जी, और जिसका भी मन करे वो खुद स्वतंत्र जो है अपने आप को, मतलब वो किसी भी चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान किसी में न जाकर खुद को स्वतंत्र रख सकता है। तो देसी रियासतों को इतनी छूट दी गई थी जो है। अब जितने भी लोग जितने मतलब 552 में से 549 देसी रियासतें तो भारत में शामिल हो गई, बची 3 जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थी भी बहुत बड़ी रियासतें। इन्होंने स्वतंत्र होने का मतलब निर्णय लिया, मतलब ये ना भारत में जाएंगी ना पाकिस्तान में। लेकिन भारतीय भी बहुत चालाक थे, उन्होंने जूनागढ़ को जो है जन्म संग्रह करके भारत में मिला लिया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जूनागढ़ को जन्म संग्रह के आधार पर मिला लिया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के तहत मिला लिया गया, और रही जम्मू कश्मीर की बात तो इसको जो है एक समझौते के तहत अपना लिया गया। तो इस तरह जो है ये तीनों रियासतें भी भारत में शामिल हो गई। अब तो जम्मू कश्मीर भारत का जो भी स्पेशल जो उसके लिए जो प्रावधान थे वो भी खत्म हो गया। अब तो भारत का वो 28वां वो जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग से जो आयोग थे वो क्या थे। सबसे पहले राज्य को पुनर्गठन करने के लिए जो है एसके धर आयोग गठित की गई। धर आयोग के जो हेड थे एसके थे, यानी उनका नाम था एसके धर, और उन्होंने आयोग बनाया था धर, और ये 1948 में बनाया था। 1948 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन केवल प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा, प्रशासन के आधार पर, न कि भाषाई आधार पर। मैं आपको एक बात बता, तेलंगाना में एक थे रामुल्लू, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए काफी विद्रोह किया, अनशन पे बैठे थे, और अनशन पे बैठे बैठे इनकी मृत्यु भी हो गई थी कि नहीं, हमें भाषाई आधार पे हमारा राज्य जो है अलग कीजिए। तो ये जो धर आयोग थे इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, इन्होंने कहा नहीं, राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। तो चूंकि इनके बाद रामुल्लू जो है अनशन करते करते जो है भूख हड़ताल पे थे और ये इनका निधन हो गया। तो इस वजह से बाद में जो है JVP नेहरू समिति आई, मतलब JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, और P मतलब पट्टाभी सीतारमैया। J मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, P मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं तीनों लोग के नाम से एक समिति आई JVP, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया, मतलब राष्ट्रीय एकता और अखंडता, उन्हें लगा कि अभी भाषाई आधार पर अगर राज्यों को अलग करने लगेंगे तो हो सकता है विद्रोह फैल जाए और भारत जो है भारत की अखंडता को दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने कहा, JVP रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ वर्ष तक राज्यों को भाषाई आधार पे जो मांग है उसको जो है थोड़ा क्लोज कर देना, मतलब स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जो है 1953 फजल अली आयोग आया। क्या आया? फजल अली। इसके हेड थे फजल अली। इन्होंने जो आयोग बनाया उसमें इन्होंने KM पर्णिकर और HM कुंजरू को भी साथ में, मतलब ये तीनों लोग मिलके फजल अली आयोग जो है बना। कौन कौन इसमें शामिल थे? एक तो फजल अली थे, दूसरे KM पर्णिकर और HM कुंजरू। हमेशा ये क्वेश्चन में पूछता है कि फजल अली आयोग में 2 अन्य व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे?
KM पन्नीकर और HN कुंजरू। नाम भी है पन्नीकर कुंजरू, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, 2-4 बार रिपीट करेंगे। तो जब जब ये आयोग आया तो इसने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए जो है सहमति, मतलब इन्होंने कहा होना चाहिए। तो इसी आधार पे 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को जो है 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाने की बात कही गई। और भारत का जो पहला राज्य है जो भाषाई आधार पे बना वो कौन सा है? 1953 का कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। किससे अलग करके आंध्र प्रदेश बना? मद्रास से। भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। किससे अलग होकर बना था? मद्रास से। कब बना था? 1953 में। तो ये हो गई आपके राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये जानते हैं कि कौन से राज्य किस किस सन में बने। देखिए 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात बना। एकदम क्रम से लिखवाई हूँ, मतलब कि 60, 61, 62 इस तरीके से, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। और जब आप लिखे रहे हो तो आपको पता रहे कि अच्छा इसमें 61 में तो ये लिखा था, इसके बाद तो 62 ही लिखा था, तो 62 ये रहा। जब आप कभी मान लीजिए कि आप जो है लिख के नोट बना लेते हैं और पढ़ना भूल गए, या 2-4 बार पढ़ा फिर एग्जाम टाइम नहीं भी पढ़ा, तो भी आपको अपना नोट्स लिखा हुआ याद रहता है। तो इसी वजह से मैं आपको एकदम सिस्टम से बनाने की कोशिश की हूँ। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बना। 1961 में दादर नगर हवेली बनी। 1962 में गोवा और दमन दीव बना। वैसे गोवा जो है पहले जो है 1962 में बना, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1987 में। 1962 में पांडिचेरी भी बना, जिसका आधुनिक नाम क्या है? पुडुचेरी। 14वां संविधान संशोधन द्वारा मतलब पुडुचेरी जो यानी पांडिचेरी बना था। 1963 में नागालैंड बना, जो कि 16वां राज्य था। इसके बाद 1966 में पंजाब और हरियाणा बना। हरियाणा तो पंजाब से अलग होके बना था, लेकिन पंजाब जो है चंडीगढ़ से अलग होके बना था। यानी चंडीगढ़ से अलग कौन हुआ? पंजाब। और पंजाब से अलग होके कौन बना? हरियाणा। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। 1972 में 19वें राज्य जो बना वो मणिपुर बना। और 1972 में ही त्रिपुरा भी बना, जो कि 20वां राज्य था। अब 1974 में सिक्किम बना। 1974 में सिक्किम बना। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल भी बने। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात आ गई कि 2000 ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी। 2000 में 3 राज्य बने थे। 2000 में 3 राज्य बने थे। कभी कभी इसका डेट पूछ लेता है और कभी कभी इसका जो है राज्यों का क्रम पूछ लेता है। तो आप लोग के लिए दोनों बातें हैं। सबसे पहले बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर। कब बना? 1 नवंबर। और उसके बाद उत्तराखंड बना। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर को बना। इसके बाद कौन बना? इसके बाद 15 नवंबर को बना झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर। और झारखंड कब बना? 15 नवंबर। 2000 तो तीनों बना, 2000 सन तो तीनों के लिए है। तो ये क्रम याद रखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1, 9, 15। चलिए 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना। कहाँ से अलग हुआ? आंध्रा से। 2 जून 2014 को। डेट भी पूछ रहा था उधर भी, तो काफ़ी एग्जाम से पूछा था जब ये बना था। तो अभी भी पूछ सकता है कि तेलंगाना जो है 29वें राज्य के रूप में कब बना, किस डेट को बना? 2 जून 2014 को। लेकिन अब क्या हुआ, जब से जम्मू कश्मीर बना तो भारत में जो है 29 राज्य तो हो गए थे, लेकिन दमन दीव और दादरा नगर, अच्छा मैंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर बना और 29 राज्य हो गए। चूंकि मैंने यहाँ बताया कि 29वां राज्य तेलंगाना था, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि 29वां राज्य अगर तेलंगाना था और जम्मू कश्मीर भी राज्य बन गया तो 29 ही कैसे हुए। तो मैं आपको बता रही हूँ, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब क्या हो गया? वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो वो कम हुआ, तो ये 28 हो गए। और आपको एक बात और बताओ, पहले जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अब जम्मू कश्मीर हो गया यानी 8 हो गया। तो और एक बात और बता दूं आपको, जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश तो थे ही, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया है। इसका मतलब वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश में आता है, इसलिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। और जो
राज्य हैं वो 28 राज्य हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और गुड नाइट। मैं फिर आऊँगी, मैं वीडियो को थोड़ा छोटे में लेके आऊँगी क्योंकि आपके एग्जाम्स आ चुके हैं और आप लोग